हाय व्यूअर्स, तन्वी दिस साइड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेडरलिज्म के चैप्टर के काफी सारे पार्ट्स किए थे। 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म, उसके हमने काफी सारे पार्ट्स में मैंने वीडियोस बनाई थी। बट ये आपका आज रिवीजन लेक्चर है, इसमें मैं ओवरऑल चैप्टर को फुल कवर कराऊंगी एक ही वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पढ़ा था फेडरलिज्म में मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इसमें मैंने आपको बताया था ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे कवर होते हैं। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स, रूट्स, व्हाट्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, चेंजेस इन 1992, डिसेंट्रलाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये सारे मेरे जो पॉइंट्स हैं ये फेडरलिज्म चैप्टर में कवर होते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ओवरऑल चैप्टर की वीडियो बनाई जाए जिसमें हम लोग एक ही जो चैप्टर है उसको साथ में डिस्कस कर लें। सो मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country। जो पावर होती है वो डिवाइड कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ये हमने पढ़ा था फेडरलिज्म में। फीचर्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फीचर्स में ये था कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ा था डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को। थर्ड पॉइंट था jurisdiction of levels or tiers of the government specified in the constitution। फोर्थ पॉइंट फंडामेंटल प्रोविजंस जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक ही पर्सन चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था कोर्ट्स को पावर दी गई है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो पावर्स हैं वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट को डिसाइड की हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट था सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। लास्ट पॉइंट था द फेडरल सिस्टम ऑफ हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, सेफगार्ड्स एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जहां फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कवर हो रहे थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रूट्स टू एस्टैब्लिश फेडरलिज्म। रूट्स टू एस्टैब्लिश फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर 2 पॉइंट्स पढ़े थे। कमिंग टुगेदर में एक जो डेवलप कंट्री होती है वो एक साथ आती है और वो गवर्न करती है, राइट। इंडिपेंडेंट स्टेट जो होती हैं एक साथ आती हैं और एक बिगर यूनिट को फॉर्म करती हैं। होल्डिंग टुगेदर में एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है और जो अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है जो स्टेट्स होते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। किस तरीके से फेडरल कंट्री इंडिया बनी। इसमें मैंने आपको बताए थे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट। पहले तो 2 तरह मतलब 2 टीयर गवर्नमेंट थी, सेंट्रल एंड स्टेट, बट आफ्टर सम टाइम लेटर ऑन लोकल टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो गई थी। मैंने आपको इसमें ये भी बताया था 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सेंटर स्टेट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो जो अपनी जो कंट्री होती है उसके जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपने नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो आपकी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। और कॉन्करेंट के अंदर उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कॉमन होते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, किस तरीके से फेडरलिज्म जो था वो प्रैक्टिस में आया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट देर आर नॉट सफिशिएंट इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप। अगर आप पॉलिटिकल मैप, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, ये 1947 से 2006 तक के मैप को जब आप देखेंगे, मैनी ओल्ड मतलब आप लोग ये सोचेंगे कि मैनी ओल्ड स्टेट्स have vanished and many states have created like Telangana, like Uttarakhand। तो इन स्टेट्स को लाइक झारखंड इनको बनाया गया।
आफ्टर 1947. इवन रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही, इवन 5 years बिफोर ही ये जो स्टेट्स हैं तेलंगाना, आई थिंक 2014 में ही बनी है ये, ठीक है। तो ये चीज ये बनी, उसके बाद इसके अंदर ये मैंने आपको बताया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन और लैंग्वेज पॉलिसी की। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट दिस वाज टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे उनको एक एरिया में रखा गया, उनकी एक स्टेट बनाएगी, ठीक है। बट ये इजी टास्क नहीं था, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी बनाई गई जो ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए या कल्चरल को देखते हुए थी, ठीक। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर हिंदी इज द इसके अंदर हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट द नेशनल लैंग्वेज, राइट। तो जो 40% पीपल जो हैं, जो 40% इंडियंस हैं, वो लोग मदर टंग उनकी हिंदी है, बट 40% लोगों की है ना, 100% की तो नहीं है। इस रीजन से 21 अदर लैंग्वेजेस को भी जो रिकॉग्नाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और ये जो 21 स्टेट्स थी इनको शेड्यूल लैंग्वेज का नाम दिया गया, ये इनको दीज आर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Sometimes power of the state government were undermined by central government. So कुछ चेंजेस भी किए गए 1992 के अंदर, जब सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर मैंने आपको ये भी इन शॉर्ट ये भी बताया था कि जो फेडरलिज्म था वो प्रैक्टिस में फुल्ली नहीं था, बट वो किस तरीके से प्रैक्टिस में आया, उसमें चेंजेस हुए तभी वो प्रैक्टिस में आया। चेंजेस इन 1992 के अंदर ये चेंजेस किए गए कि कोई भी सिंगल पार्टी जो थी, नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी और इन लोकसभा में किसी एक पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी। 1/3 जो पोजीशन थी वो वुमेन को दी गई। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई सीट्स, रेगुलर इलेक्शंस किए गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो थे उनको बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट शेयर पावर एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारी जो चेंजेस थे वो 1992 में किए गए। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पावर्स थी वो सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। तो ये मैंने डिसेंट्रलाइजेशन में बताया था। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट के अंदर दो तरीके की गवर्नमेंट होंगी, रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन गवर्नमेंट, राइट। रूरल गवर्नमेंट के अंदर, रूरल गवर्नमेंट को ही, इसी को हम पंचायती राज बोलते हैं। रूरल गवर्नमेंट इज प्रॉपर्ली नोन एज पंचायती राज एंड अर्बन गवर्नमेंट। जो रूरल गवर्नमेंट होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर चलता है। यहाँ पर जो जिला परिषद होती है ये एक ही होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, एक ही होगी। पंचायत समिति इस तरीके से होगी, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मेरी ये मिस्टेक हो गई थी, आई अपोलोजाइज, कि मैंने जो कुछ मिसप्रिंट हो गया था कि बोर्ड पे कुछ और लिखा गया था। सो आई अपोलोजाइज कि मुझे लगा कि इस टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में बताना चाहिए आपको। तो प्लीज आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए मैंने वापस से ये टॉपिक और पूरा लेक्चर बनाया है। सो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रूरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो properly known as पंचायती राज। Each villages or a group of villages has ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत नाम से ही क्लियर हो रहा है, विलेज पंचायत भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सेवरल वार्ड मेंबर्स। देयर आर सेवरल वार्ड मेंबर्स called पंच, and head of पंच
दैट इज कॉल्ड सरपंच। ठीक है, तो जो बहुत सारे वार्ड्स होते हैं जिनके मेंबर्स को हम पंच बोलते हैं, तो ये आ जाता है ग्राम पंचायत के अंदर। ग्राम पंचायत पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, राइट। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति। कुछ ग्राम पंचायत जो होती हैं वो मिलकर पंचायत समिति बना लेती हैं, और जो पंचायत समिति होती हैं इन्हें ब्लॉक मंडल, ब्लॉक समिति या मंडल समिति भी बोलते हैं। और कुछ जो बाकी जो पंचायत समितिज होती हैं, जो ब्लॉक मंडल होते हैं, जो भी हैं, ये मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद बनाते हैं। ऑल पंचायत समिति मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट के टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का, राइट। तो ये आपका रूरल गवर्नमेंट के अंदर था, पंचायती राज के अंदर था। और ये ग्राम सभा क्या होती है? एक्चुअली ग्राम सभा जो होती है, एनी पर्सन ऑफ द विलेज above age of 18 years and votes for election is in ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बनाने में जो साथ देते हैं 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जो वोट देते हैं, वो ग्राम सभा में इंक्लूड होते हैं। तो ये ग्राम सभा थी, फिर ग्राम पंचायत है। कुछ विलेजेस के जो ग्राम पंचायत है वो टुगेदर होकर पंचायत समिति बनाती हैं। जो पंचायत समिति होती हैं वो मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। तो ये आपका कवर होता है पंचायती राज में। अब आता है अर्बन गवर्नमेंट में। अर्बन गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। जो टाउन्स होते हैं वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप होती हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एमसी होते हैं वहां पर, जो बिग सिटीज होती है वहां पर एमसी होते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, जो म्यूनिसिपल का चेयरपर्सन होता है, इट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज का हेड होता है इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। मेयर उसी को बोलते हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन होता है, उसको मेयर बोला जाता है। तो ये आपके अर्बन गवर्नमेंट के अंदर कवर होते हैं, राइट। एक बार वापस डिस्कस करेंगे हम लोग रूरल गवर्नमेंट। रूरल गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं। ये मिलकर ब्लॉक समिति या मंडल समिति बनाती हैं। और ये जो है बाकी पंचायत समिति या ब्लॉक मंडल कह लो या ब्लॉक समिति कह लो या मंडल समिति कह लो, ये मिलकर जिला परिषद बनाती हैं। और जिला परिषद जो होता है वो एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, राइट। जो 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लास्ट जो गवर्नमेंट मेरी काउंट हो रही थी वो ये थी। सो व्यूअर्स, ये लास्ट चैप्टर था हमारा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा। इसमें मैंने ओवरऑल पूरा एक साथ कवर किया चैप्टर को। तो प्लीज व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।